हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स में किरण प्रकाश की जो चैप्टर चल रहा था उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक है प्रिज्म। तो प्रिज्म की परिभाषा पढ़ने के लिए हमको लेंस की परिभाषा थोड़ा रिपीट कर लें, जिससे प्रिज्म की परिभाषा आसानी समझ में आ जाए। लेंस का मतलब होता है कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। इसी तरह से हम प्रिज्म की परिभाषा में लिखते हैं कि प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो समतल पृष्ठों से घिरा हो। इसमें गोलीय पृष्ठ का कोई मतलब नहीं है, इसमें कैसे होने चाहिए दोनों पृष्ठ समतल। तो समतल पृष्ठों से घिरा माध्यम वो कहलाता है प्रिज्म, ठीक है ना। और जो जो समतल पृष्ठ होते हैं उनको उसका नाम दिया गया है अपवर्तक पृष्ठ, और वो जिस कोण पर झुके होते हैं उसको कहते हैं प्रिज्म का कोण या अपवर्तक कोण कहा जाता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं प्रिज्म दो समतल पृष्ठ, ये एक प्लेन एक ये प्लेन, दो प्लेन हो गए यानी दो समतल हो गए, उनको किसी कोण पर झुका हुआ ऐसे अगर कोई माध्यम है तो उसको हम लोग प्रिज्म कहेंगे। तो किरण आगे जब प्रिज्म का खींचते हैं तो प्रिज्म को सिंपली एक हम त्रिभुज जैसा दिखाते हैं। त्रिभुज होता नहीं है, उसका एक क्रॉस सेक्शन एक पार्ट दिखाया गया है, यानी अनुप्रस्थ परिच्छेद दिखाया गया है। तो ये प्रिज्म एक ये प्लेन हो गया हमारा ए बी और एक प्लेन हो गया ए सी, दो प्लेन हो गए। इस प्लेन को कहा जाता है अपवर्तक पृष्ठ, और इस प्लेन को भी अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। यानी ए बी और ए सी दो अपवर्तक पृष्ठ हो गए, और जिनके बीच का जो कोण होता है उस कोण को कहते हैं हम लोग अपवर्तक कोण या प्रिज्म का कोण कहा जाता है, ठीक है। ये तो प्रिज्म का इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का पार्ट दिखाया हमने। अनुप्रस्थ परिच्छेद यानी जो पृष्ठ जो होते हैं उसके लंबवत किसी प्लेन से अगर काट दिया जाए तो उसका जो मुख्य परिच्छेद दिखाया जा रहा है। अगर हम इस प्रकाश किरण इस पृष्ठ पर यानी एक ए बी पृष्ठ है, इसमें अगर अपवर्तन दिखाना है प्रकाश का, तो मान लेते हैं कि ये प्रकाश किरण इस पर आपतित हो रही है। इस प्रकाश किरण को जब हम पृष्ठ पर आपतित करते हैं तो इधर वायु है और ये कांच का बना होता है, कांच का बना होता है यानी पारदर्शी माध्यम है। तो इस पर पहले एक अभिलंब खींचेंगे तभी इसका अपवर्तन दिखा पाएंगे हम लोग। तो पहले अभिलंब खींच लिया जाए। अभिलंब खींच लें तो क्या होगा, प्रकाश वायु से कांच में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकती है, यानी इस प्रकार से आगे बढ़ जाती है। सीधा जाने का रास्ता ये था, अभिलंब की ओर झुक जाएगी जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। तो इस प्रकार से सीधा चल करके फिर दूसरे पृष्ठ पर जो अपवर्तक पृष्ठ है एसी उस पर आपतित होती है। तो जब यहाँ पर आपतित होती है तो फिर अपवर्तन होता है, यानी फिर माध्यम चेंज हो रहा है। तो माध्यम चेंज हो रहा है तो क्या होगा, प्रकाश कांच से वायु जा रही है यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो फिर अभिलंब से दूर हटेगी। तो यहाँ पर भी पहले एक अभिलंब खींच लें हम लोग। इस पृष्ठ पर अभिलंब जाने का रास्ता सीधा ये था, अभिलंब से दूर हट जाती है, इस प्रकार से बाहर निकलती है प्रकाश किरण। समझ में आया ये बात। प्रकाश किरण हमारी हो गई, इसको नाम लिख लेते हैं पी क्यू, ये हो गए आर और एस। इस प्रकार से बाहर गया पी क्यू और क्यू आर और आर एस, ये बाहर आ गए। इसको कहते हैं हम लोग निर्गत किरण, इसको कहते हैं हम लोग आपतित किरण। और ये जो बीच में लाइन दिख रही है क्यू आर, इसको कहा जाता है अपवर्तित किरण। इसको कौन सी किरण कहते हैं हम लोग, अपवर्तित। नाम यहां लिख देते हैं। ये एरो बना के हमने लिख दिया, ठीक है। अब बात ये तो हो गया प्रिज्म की परिभाषा, उस पर किस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन होता है, समझ में आ रहा है। उसके बाद एक
परिभाषा हम लोग और लिखते हैं, विचलन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन, ये क्या होता है। तो इसको समझने के लिए अगर आपतित किरण को हम बिल्कुल सीध में यानी मोड़े नहीं, इसको बिल्कुल सीध में आगे बढ़ाएं ऐसे, और निर्गत जो प्रकाश किरण है उसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएं ऐसे, इसको पीछे बढ़ाया तो यहाँ पर एक कोण बनता है, इस कोण को ही हम लोग कहते हैं विचलन कोण। तो परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे, किसके बीच का कोण है ये, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग विचलन कोण कहते हैं। इसको डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, छोटा डेल्टा है ये, इसको हम लोग डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा लिखते हैं, प्रिज्म पर आपतित प्रकाश किरण तथा प्रिज्म से निर्गत प्रकाश किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं, इसको डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब ये प्रश्न ये उठता है कि डेल्टा का मान क्या आपतन कोण पर निर्भर करता है। यहां पर आपतन कोण हमारा है आई, ठीक है, आपतन कोण का मान और बदल बदल करके प्रकाश किरण को पहले 30 अंश के कोण पर डाला गया प्रिज्म पर, 35 अंश के कोण पर डाला गया, 60, फिर इसे बढ़ाते चले गए 40, 45, 50, 60 डालते गए और हर बार विचलन कोण का मान मेजर किया गया। फिर पाया गया कि आई यानी आपतन कोण और डेल्टा यानी विचलन कोण के बीच में क्या परिवर्तन होता है, यानी क्या संबंध स्थापित होता है, ये हम लोग ग्राफ के माध्यम से देखते हैं कि अगर हम विभिन्न कोणों के लिए, विभिन्न कोण जो आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान मेजर कर लें और फिर देखें कि विचलन जो कोण का मान है आपतन कोण पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो इसके लिए देखिए ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे। ग्राफ हमारा है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष। एक्स अक्ष की तरफ रखते हैं आपतन कोण को, इधर क्या रखेंगे हम लोग, आपतन कोण। आपतन कोण यानी आई, और इस तरफ रखा जाएगा विचलन कोण। कौन सा कोण रखेंगे, यहां लिख देते हैं विचलन। विचलन कोण यानी डेल्टा। जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके का प्राप्त होता है, ऐसे। ऐसा ग्राफ क्या बताता है हमको कि जैसे शुरू में जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, प्रकाश में पहले ऐसे थी, फिर हमने इसको धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किया एंगल, और उसके आधार पर बढ़ाते गए और विचलन कोण का मान भी मेजर किया गया। और फिर देखते हैं कि जैसे जैसे हम आपतन कोण का बढ़ाते हैं विचलन कोण का मान घटता है। देखो यहाँ पर इस जगह बात करेंगे, हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई ये सब पॉइंट लिखने पड़ेंगे आपको, 30 अंश, 35 अंश, 40 अंश, 45 अंश ऐसे लिख लिया हमने। इधर जितना एंगल आया उसको लिख लिया यहाँ पर, इसके बाद ग्राफ खींचा हमने। तो देखिए यहाँ जो एंगल मान लेते हैं, यहाँ तो ये इसका मूल भी हो गया, इधर से इधर चलेंगे तो आपतन कोण बढ़ेगा, तो यहाँ पर देखो विचलन कोण का मान कितना है, काफी ज्यादा, जो भी कुछ यहाँ लिखा होगा। जैसे जैसे और आगे बढ़े यानी विचलन आपतन बढ़ाया, विचलन कोण घट गया, और आगे और घटा और घट गया, फिर उसके बाद और चले तो फिर बढ़ने लगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं विचलन कोण का मान घटता है, और एक विशेष, यहाँ की बात करें, एक विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण का मान घट करके क्या हो जाता है, न्यूनतम, एकदम घट करके यहाँ क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाता है। तो इस विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण मान क्या हो गया, सबसे कम, और इस सबसे कम हो गया तो इसको कहते हैं हम लोग अल्पतम विचलन कोण। तो ये ग्राफ से देख सकते हैं, तो परिभाषा आप लिख सकते हैं अल्पतम विचलन कोण की, यानी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है। ये विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है, ये तो हम लोग ग्राफ से देख रहे हैं। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे विचलन कोण का मान भी चेंज होगा, और चेंज होगा मतलब जैसे आपतन बढ़ाएं विचलन घटेगा, तो घटने के बाद विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण का मान सबसे कम हो जाएगा, और अगर आपतन कोण बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान फिर बढ़ने लगता है। शुरू में घटता है, मिनिमम हो जाएगा, और उसके बाद फिर बढ़ने लगता है।
तो उस न्यूनतम जो विचलन कोण है उसी को हम लोग कहते हैं अल्पतम विचलन कोण। परिभाषा लिखिए, विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है और एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है। इस न्यूनतम विचलन कोण को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। तो ये परिभाषा छोटी छोटी थी जिनको हमको जानना है, जिसकी जरूरत है हमको। आगे जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र निकालेंगे, उसमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी कि अल्पतम विचलन कोण क्या होता है, विचलन कोण क्या होता है। तो ये परिभाषा हमको पता होनी चाहिए, इसको नोट कर लें। उसके बाद फिर आगे हेडिंग डालिए, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। नोट कर लें इसको। तो हेडिंग लगा लीजिए, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र के लिए प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र यानी फार्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है प्रिज्म का। तो इसके लिए हम पुनः चित्र बनाएंगे इसका। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन सी लैंग्वेज लिखनी है वो सब हमने लिख रखा है पहले से, केवल आपको समझना है कि एक मान लेते हैं प्रिज्म है। प्रिज्म का हमेशा मुख्य परिच्छेद दिखाया जाता है। एक ये प्रिज्म ले लीजिए हमने, ए बी और ए सी दो अपवर्तक पृष्ठ हो गए, जिस पर एक प्रकाश किरण को हम आपतित करेंगे। इस प्रकाश किरण नाम कर देते हैं पी क्यू। और एक प्रकाश किरण जब आपतित होगी तो इसका अपवर्तन दिखाना है, अभिलंब खींचना पड़ेगा। यहाँ पर आप सीधा जाने का रास्ता ये था, यानी सीधा जाने का रास्ता ये आपतित किरण की डायरेक्शन हो गई। लेकिन क्या होगा, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, इस प्रकार से जाएगी सीधे, यानी क्यू पी क्यू आर इसको नाम दे देते हैं। और यहाँ से फिर अपवर्तन होगा तो यहाँ पर फिर अभिलंब खींचना पड़ेगा एक, और यहाँ से प्रकाश किरण जाने का रास्ता सीधा ये था, ये अभिलंब से दूर रह जाएगी। ये हम लोग थोड़ी देर पहले देख चुके हैं, ठीक है। जब हम इस निर्गत किरण को जब पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर एक कोण बनता है आपतित किरण के साथ में, इसको कहा जाता है डेल्टा। क्लियर हो गया? बिल्कुल सेम वही चित्र, ये दो इसके नॉर्मल खींचे गए हैं। आपतित किरण हो गई पी क्यू, ये अपवर्तित किरण हो गई, और ये निर्गत किरण हो गई। निर्गत किरण को पीछे बढ़ाएं, आपतित किरण को आगे बढ़ाएं, जहां पर मिलेंगे उस जगह जो कोण बनेगा उसको हम लोग कहते हैं विचलन कोण। विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है। ये हम लोग ग्राफ के माध्यम से सीख चुके हैं। तो मान लेते हैं फिलहाल जो चित्र बना हुआ है उसके आधार पर यहाँ पर मान लेते हैं आपतन कोण है आई, ठीक। उसके बाद ये जो यहाँ जो कोण बन रहा है इसको कहते हैं हम लोग निर्गत कोण, यानी आई डैश। आई डैश ये निर्गत कोण कहलाता है। ये यहाँ पर ये कौन सा कोण कहलाएगा, अपवर्तन कोण। इसको हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं। आपतित किरण अविलंब के बीच का कोण बना है आई, आपतन कोण। ये अपवर्तित किरण हो गई, अपवर्तित अविलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण। आगे चलकर के दूसरे पृष्ठ पर गिरेगा तो ये इस पृष्ठ के लिए तो आपतन कोण काम करेगा, उसका नाम लिख लेंगे आर डैश। इस एसी पृष्ठ के लिए आर डैश ये आपतन कोण का काम कर रहा है, और उसके बाद बाहर निकलता है तो अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण ये अपवर्तन कोण है। लेकिन इसको चूंकि बाहर निकलने वाले प्रकाश मानना है, इसलिए हम लोग निर्गत कोण कहते हैं इसको, ठीक है। इस प्रकार से चित्र बना लेंगे। डेरिवेशन करने को नाम भी लिख लेते हैं। इसका नाम लिख लेते हैं हम लोग कि इस पॉइंट का जहां दो अभिलंब कट कर रहे हैं, और जो आपतित किरण और निर्गत किरण जहां पर कट करते हैं उसका नाम लिख लेते हैं हम लोग। इस प्रकार से ये हमने चित्र बना लिया। कोई समस्या? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण, आर एस नाम लिख देते हैं इसको।
तो इस प्रकार से पी क्यू और आर एस ये आपतित तो निर्गत अपवर्तित किरण सब हो गई। उसके बाद हमने जो अभिलंब खींचा वहां पर दोनों कट कर रहे हैं, उसका पॉइंट ई लिख लिया। आपतित किरण निर्गत किरण जहां पर कट कर रहे हैं वहां पर एक एंगल बन रहा है विचलन कोण, और उस पॉइंट का नाम लिख लिया है डी। तो इसकी भाषा हम थोड़ी सी लिख सकते हैं, एग्जाम में आएगा थोड़ी भाषा भी लिखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। तो माना प्रिज्म के दो अपवर्तक पृष्ठ AB व AC हैं। पृष्ठ AB पर एक प्रकाश किरण PQ आपतन कोण I पर आपतित होती है तथा अपवर्तित होकर के QR दिशा में ये जो दर्जा चल करके पृष्ठ AC पर पहुंचती है, और उसके बाद पुनः अपवर्तित होकर के RS दिशा में निर्गत होती है। बाकी हमने कोण लिख लिए हैं निरीक्षण करने के लिए, I R R डैश I डैश। अब जरा देखो ये जो कोण यहां पर बनेगा, पूरा कोण ये सीधी लाइन चली गई है यहां से, और ये अभिलंब खींचा है, तो इसका पूरा जो कोण बनेगा यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा I होगा। जो शीर्षाभिमुख कोण है I इधर, तो I इधर। भाई दो रेखाएं अगर कहीं देखिए ये लाइन हमारी ये जा रही सीधे, और एक लाइन अभिलंब खींच लिया हमने इस पृष्ठ पर, तो ये अभिलंब हो गया। ये कोण हमने I माना, तो ये तो अपने आप I हो जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, ये अगर I डैश है तो ये पूरा जो एंगल होगा वो I डैश के बराबर होगा, ठीक है। तो उसमें से ये अगर I अगर मान लिया है तो ये पार्ट ये केवल कितना होगा R, तो ये बचेगा हमारे पास I माइनस R। इसी प्रकार से इधर वाला जो कोण हमको देखना, तो ये बच जाएगा I डैश माइनस R डैश। ये एंगल हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद अब जरा इसमें ध्यान दो, त्रिभुज ध्यान देना है। त्रिभुज जो बना हुआ है QRD में ध्यान देना है, QRD ये त्रिभुज बना हुआ है। इस त्रिभुज में जो डेल्टा है वो किसका काम करेगा? बहिष्कोण का काम करेगा इस त्रिभुज में। तो QRD में डेल्टा बहिष्कोण, और बहिष्कोण की विशेषता क्या होती है कि बहिष्कोण का मान दो आंतरिक जो इंटरनल जो कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। तो अगर ये डेल्टा अगर बहिष्कोण है तो क्या लिख सकते हैं? अतः डेल्टा बराबर लिखा जा सकता है I माइनस R प्लस I डैश माइनस R डैश, ये लिख सकते हैं इसको, I डैश माइनस R डैश। भाई कोई त्रिभुज अगर देखो, त्रिभुज अगर कहीं ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना, अगर कहीं बहिष्कोण अगर दिखाना है, मान लेते ये हमारा बहिष्कोण हो गया, और ये जो कोण दे रखे हैं हमारे पास I, कोई नाम लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पर अल्फा और बीटा लिख दे। तो जो हमेशा ये विशेषता होती है डेल्टा का जो मान होगा वो अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो अल्फा बीटा कितने हैं? अल्फा का मान है I माइनस R और बीटा का मान है I डैश माइनस R डैश। तो यहाँ पर दोनों को सम के बराबर लिख सकते हैं। ये बहिष्कोण की विशेषता हो गई। थोड़ा इसको हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं। तो I प्लस I डैश और माइनस कॉमन ले लें तो लिख सकते हैं R प्लस R डैश। इसको हम लोग डाल लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गया? उसके बाद और आगे देखो, एक क्वेश्चन बना लिया, यहां से काम खत्म हो गया इसका। और आगे दूसरी चीज अब देखना है, एक हमको देखना है चतुर्भुज में। ये चतुर्भुज कौन सा देखेंगे? चतुर्भुज यहां पर बनाना है। चतुर्भुज AQERA, ये जो चतुर्भुज बना हुआ है AQERA चतुर्भुज से, अब चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है कि चतुर्भुज के चारों जो कोणों का जो सम होता है वो 360 होता है। तो यही वाले प्रॉपर्टी हमको लागू करना है। तो कोण A, यानी इस चतुर्भुज में यहां जो कोण बना उसको हम लोग क्या लिखते हैं? A, कोण A, ठीक है ना। अब उसको A ले,
कोण, तो कोण ए हो गया, प्लस यहां पर जो कोण बना होगा तो ये पूरा कोण कितना होगा चतुर्भुज का, ये पूरा कोण कितना होगा, ये नॉर्मल खींचा हमने ना, अभिलंब है तो इसका मतलब 90 डिग्री कोण बनेगा, तो 90 डिग्री हो गया ये, प्लस आगे ये जो कोण बन रहा है यहां पर चतुर्भुज में, इसको लिख देते हैं ई, प्लस यहां पर भी अभिलंब है तो ये पूरा 90 हो जाएगा। चारों कोणों का हमने योग कर लिया चतुर्भुज के, उसका योग किस बराबर हो जाएगा 360 के बराबर। समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस ई इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, 90 जो 180 उधर जाएगा तो 360 बटेगा तो 180, इसको इक्वेशन में डाल लेते हैं सेकंड। उसके बाद चतुर्भुज की बात हो गई। अब जरा हम त्रिभुज में फिर आ जाइए, जरा त्रिभुज क्यू ई आर से। अब त्रिभुज की विशेषता क्या है, कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम लोग, क्यू ई आर। ये जो त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज में जो तीनों कोण हैं आर, ई और आर डैश, इनका सम कितना होगा 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इस त्रिभुज में क्या लिख सकते हैं, आर प्लस ई प्लस आर डैश, इसका बराबर हो जाएगा 180, लिख सकते हैं ऐसे। इसको डाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण सेकंड व थर्ड से क्या लिख सकते हैं भाई, दोनों समीकरण सेकंड और थर्ड में दोनों के राइट हैंड साइड 180 इक्वल है, तो इसका मतलब है कि आपस में बराबर है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट साइड भी बराबर होंगे। तो क्या लिखा जा सकता है, फिर हम लोग इधर नोट कर लेते हैं। तो यहां हो जाएगा a प्लस ई इज इक्वल टू आर प्लस ई प्लस आर डैश इक्वल हो जाएंगे, ई से ई कैंसिल। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, a इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश, इसको डालेंगे क्वेश्चन नंबर 4। a की वैल्यू r प्लस आर डैश के बराबर प्रूव कर लिया अभी हम लोगों ने। अब जरा समीकरण नंबर 1 में ये r प्लस आर डैश की वैल्यू लगा दें तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 व 4 से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू, हमको करना है सिर्फ r प्लस आर डैश, जहां लिखा है एक नंबर में उसकी जगह हम लोग a लिखना है। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, i प्लस आई डैश और माइनस a, इसको डाल लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इतना नोट कर लो, पहले नोट कर लिया। इतना नोट करने के बाद फिर हमको करना है यहां पर, अब केवल ध्यान हमको देना है इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 5 को ध्यान देना है। और अब हम कंडीशन लगाएंगे यहां पर, कंडीशन कौन सी लगाना है कि अभी हम लोग एक आपतन कोण लिया, उसका विचलन कोण निकाल लिया। अब हमको इस तरीके से सेट करना है अपने ऑपरेटर्स को, यानी अपने इस प्रिज्म को, कि आपतन कोण इतना रखें कि विचलन कोण सबसे कम हो, इसको हम लोग कहते हैं अल्पतम विचलन कोण। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होगा, तो एक पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में होगा क्या, हमने ये चित्र बना करके बता चुके हैं कि आई का मान जैसे जैसे बढ़ाते हैं विचलन कोण का मान घटता है, और घटते घटते विशेष आपतन कोण विचलन कोण का मान सबसे न्यूनतम हो जाता है। उस न्यूनतम कोण को हम लोग कहते हैं अल्पतम विचलन कोण। और अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में अगर हमने इसको सेट कर दिया है
तो उस स्थिति में क्या होगा, जो डेल्टा का जो मान है वो डेल्टा एम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी रहेगा विचलन कोण लेकिन सबसे कम, और जो आई का जो मान होता है वो आई डैश के बराबर हो जाता है, तथा आर का जो मान है वो आर डैश के बराबर हो जाता है। ये अल्पतम विचलन की स्थिति में ये पॉइंट हमारे यानी ये जो एंगल है वो इक्वल हो जाते हैं। ये ध्यान में रखते हुए आगे कहानी स्टार्ट करेंगे हम लोग कि अल्पतम विचलन की स्थिति में समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 में ये कंडीशन लगानी है। तो क्या लिख सकते हैं, समीकरण पहले 4 की बात कर लेते हैं हम लोग। समीकरण नंबर 4 से क्या लिख सकते हैं, ये कंडीशन लगाइए अल्पतम विचलन की स्थिति में समीकरण नंबर 4 क्या हो जाएगा, आर का मान आर डैश के बराबर हो गया, नहीं आर डैश भी आर के बराबर हो गया, तो लिख सकते हैं इसको 2r इज इक्वल टू ए। आर और आर दोनों ऐड हो जाएंगे, 2r हो गया, 2r इज इक्वल टू ए, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/2। ये पार्ट हमको डाल लेंगे क्वेश्चन नंबर 6, और यही कंडीशन अल्पतम विचलन की स्थिति वाली इसको लगा देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जब लगा देंगे तो जो डेल्टा का जो मान है उसके बराबर हो जाएगा डेल्टा एम के, आई का जो मान है वो आई डैश के बराबर हो जाएगा, नहीं आई डैश के लिए हम लोग आई लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2i और माइनस ए। पक्षांतर करके आई की वैल्यू निकाल लें, आई इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस डेल्टा एम बाई 2। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 5th नहीं, इसको डाल लेते हैं 7 नंबर। ये जो एक समीकरण जो निकल करके आए हैं इनको याद भी रखना, न्यूमेरिकल इसकी जरूरत भी पड़ेगी हमको। और जब आई और आर यानी आपतन कोण और विचलन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण अगर पता चल गए हैं तो अपवर्तनांक निकाल सकते हैं हम लोग। तो स्नेल का नियम लगा दीजिए यहाँ पर, स्नेल के नियम से प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू, स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। ये वैल्यू हम लगा देते हैं अगर आई और आर की समीकरण नंबर 6 और 7 से, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई की वैल्यू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई। ये जो फार्मूला बन जाता है यही प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र होता है। इसको बिल्कुल याद कर लेना है। इसको एक क्वेश्चन नंबर डाल लेंगे हम लोग 8। इसको यहां तक नोट कर लो पहले। यहां तक नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है तो प्रिज्म का कोण पता होना चाहिए और अल्पतम विचलन कोण पता होना चाहिए। तो हम उस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन a बाई 2 से ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हो गया। कहीं अगर अल्पतम विचलन की स्थिति में अगर आपतन कोण का मान निकालना हो तो a प्लस डेल्टा एम बाई 2, अपवर्तन कोण का मान निकालना हो तो a बाई 2। ये फार्मूला हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल में, नोट कर लें। उसके बाद अब इसमें एक कंडीशन और लगा देते हैं। अगर हम ये कह दें ठीक है, प्रिज्म बहुत पतला है, प्रिज्म पतला होने से मतलब कोण जो A है अगर बहुत कम है तब क्या स्थिति बनती है। इसका आगे हम लोग थोड़ा सा पॉइंट और बढ़ाएंगे, कंडीशन लगा देते हैं। यदि प्रिज्म बहुत पतला है, बहुत पतले होने से मतलब है कि A का जो मान है वो 5 डिग्री से कम हो। इतना जो किसी कोण पर झुके दो प्लेन थे उनका एंगल बहुत कम हो, और कितना कम हो, 5 या 5 से कम, तो उसको हम लोग पतला प्रिज्म कहते हैं।
तो ये प्रिज्म अगर बहुत पतला अगर है, तो अगर प्रिज्म पतला होगा तो ए का मान भी बहुत कम हो जाएगा, ठीक है ना। और ए का मान बहुत जब कम होगा तो ये साइन के साथ में जो पूरा कोण लिखा गया ये भी बहुत कम हो जाएगा। और जब बहुत कम होगा तो हम साइन के साथ जो कोण लिखा होता है, अगर कोण बहुत कम होता है तो वो साइन हट जाता है, ये हम लोग जानते हैं। अगर प्रिज्म बहुत पतला है तो साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं केवल ए प्लस डेल्टा एम बाई, और ए बाई 2 की जगह लिख सकते हैं केवल ए बाई 2। ये कंडीशन कब लगाएंगे? जब प्रिज्म बहुत पतला अगर हमारे पास है तब। और पतला होने से मतलब है कि जो दोनों समतल पृष्ठों के बीच का कोण 5 डिग्री या 5 डिग्री से कम होता है, उसको हम लोग पतला प्रिज्म कहेंगे। और पतला अगर प्रिज्म लेते हैं तो साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 का मान, ये जो पार्ट है एंगल का, ये बहुत कम हो जाएगा। और बहुत कम होगा तो साइन हट जाता है, ये हम लोग जानते हैं। साइन जीरो का मान जैसे जीरो होता है, तो जीरो नहीं है यहाँ पर, लेकिन बहुत कम है तो उसको हम लगभग उस कोण के बराबर ले लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी ए का मान बहुत कम है तो ये बाई 2 हम ले लेंगे, साइन हट जाएगा। ये कंडीशन अगर यहाँ लगा देते हैं समीकरण नंबर 8 में, तो क्या बन जाएगा? ये वैल्यू क्या लिख सकते हैं समीकरण 4 से, n इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन तो खत्म हो गया है ए बाई, ये लिख सकते हैं। क्रॉस जरा मल्टीप्लाई करा लो, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, एन ए इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस डेल्टा एम, या इसको डेल्टा एम बराबर लिख सकते हैं। इसको तो लेकर ए कॉमन ले लेते हैं तो एन माइनस 1। ये जो फार्मूला बन करके आ गया है, ये पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का सूत्र है। और पतले प्रिज्म का विचलन कोण का सूत्र ये बताता है कि जो विचलन कोण का जो मान होता है वो प्रिज्म के आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर कहीं आई तो आया नहीं है, तो आई नहीं आया, इसका मतलब है कि जो विचलन जो कोण है, अभी शुरू में पढ़ा था, विचलन कोण का मान बढ़ाने से आपतन कोण का मान बढ़ाने से विचलन कोण का मान परिवर्तित होता है। यानी कह सकते हैं कि विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है, लेकिन अगर प्रिज्म बहुत पतला लेते हैं तो आपतन कोण का जो विचलन कोण का जो मान है वो आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। तो प्रश्न ये आता है, कभी पूछ लिया जाता है कि पतले प्रिज्म का विचलन कोण किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? अतः पतले प्रिज्म का विचलन कोण अतः पतले प्रिज्म का विचलन कोण प्रिज्म के कोण ए तथा अपवर्तनांक n पर निर्भर करता है। आपतन कोण पर आपतन कोण I पर निर्भर नहीं करता है। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, लेकिन ये तभी कंडीशन लगाएंगे जब विचलन जो प्रिज्म का जो कोण है बहुत कम हो, यानी बहुत पतला प्रिज्म अगर लेते हैं तो ये कहा जाएगा कि प्रिज्म का जो विचलन कोण है प्रिज्म के केवल अपवर्तनांक और प्रिज्म के कोण पर निर्भर करता है, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना? तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। एग्जाम में पूछा गया है कि पतले प्रिज्म का विचलन कोण किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो आपको 2 बातों पर निर्भरता वाला दिखाना है, एक ए पर और एक एन पर। ए बढ़ेगा तो विचलन कोण का मान बढ़ेगा,
और n का मान बढ़ेगा तो भी विचलन कोण का मान बढ़ेगा। ये फार्मूले से सिद्ध हो जाता है। तो फार्मूला हमको याद रखना है कि लगाएंगे हम तभी न्यूमेरिकल में जब पतले प्रिज्म की बात हो रही हो तब। अगर पतले प्रिज्म की बात नहीं हो रही है तो मेन जो फार्मूला हमारे पास है n = a + डेल्टा m/2 अपान sin a/2, यह फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लें और उसके बाद हम लोग इसका एक आंतरिक प्रश्न को कर लिया जाए इस फार्मूले पर आधारित। तो इस क्वेश्चन हमारा है कि एक पतले प्रिज्म का कोण 4 डिग्री है तथा इसके पदार्थ का अपूर्णांक 1.5 है, तो प्रिज्म द्वारा उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें कंडीशन लगी हुई कि प्रिज्म कैसा है, पतला है, और पतले प्रिज्म का कोण होता है वो 5 या 5 डिग्री से कम होता है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर ए का जो मान है प्रिज्म का कोण है वो 4 डिग्री दे रखा है और n का मान है वो दिया है 1.5। तो कह रहा है अल्पतम विचलन कोण यानी डेल्टा m बताओ कितना होगा इस प्रिज्म के लिए। तो डेल्टा m का सूत्र हम जानते हैं पतले प्रिज्म के लिए n-1 × a, ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। तो यहाँ पर वैल्यू लगा दो, n का मान 1.5 - 1 × a का मान है 4, तो कितना हो जाएगा, ये तो 0.5 बचा यहाँ इंटू 4, 4 × 5 = 20 यानी 2.5 डिग्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी 2 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। विचलन कोण का मान कितना होगा, 2 अंश। इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हो, नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक 1.5 पूर्णांक के प्रिज्म का कोण 60 अंश है, तो प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन उसी तरीके का है जो इसके पहले वाला था, लेकिन उसमें प्रिज्म का कोण 4 डिग्री था यानी बहुत पतला प्रिज्म था। इसमें प्रिज्म का कोण 60 अंश है, ये बहुत मोटा प्रिज्म है। तो मोटे प्रिज्म के लिए जो विचलन कोण का मान निकाला जाता है, तो फिर हम जो सूत्र इसके पहले लगाया था वो नहीं लगाएंगे, वो फार्मूला केवल हम पतले प्रिज्म के लिए ही यूज करते हैं। यानी ये जो फार्मूला हम लोग लगाया था कि डेल्टा m बराबर a ब्रैकेट में m-1, ये फार्मूला था, ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये फार्मूला पतले प्रिज्म के लागू होता है। यानी कि a का मान 60 अंश और n का मान 1 करके डेल्टा m का मान निकाले तो गलत हो जाएगा। ये फार्मूला तब यूज करते हैं जब प्रिज्म का कोण यानी a का मान 5 डिग्री से कम हो तब। ठीक है, तो इसका नाम फार्मूला यूज नहीं होगा, तो फिर कौन सा फार्मूला यूज होगा, n = sin a प्लस डेल्टा m, ये साइन है यहाँ पर, डेल्टा और साइन में अंतर समझ करके नोट करें, साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपान साइन a/2, ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। यहाँ पर वैल्यू पुट करो और आवश्यकता अगर पड़ेगी साइन 48.6 डिग्री की तो उसकी वैल्यू हम लोग लिखेंगे 0.75, ये क्वेश्चन में दे रखा है। वैल्यू लगाइए, 1.5 n की वैल्यू है, साइन a का मान 60 अंश, डेल्टा m ये हमको ज्ञात करना है, अल्पतम विचलन कोण बटे 2 और साइन 60/2, साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ साइन 30 बचेगा 1/2 जब लिखा जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1.5 = 2 साइन 60 प्लस डेल्टा m/2, ऐसे लिख सकते हैं। इसको 2 को इधर ले आओ, तो इसको जब डिवाइड करेंगे 2 से तो 0.75 हो जाएगा। 0.75 = साइन 60 प्लस डेल्टा m/2, इतना हो सकता है। इसको 0.75 की जगह कितना ले सकते हैं हम लोग, साइन 48.6 डिग्री = साइन 60 प्लस डेल्टा m/2, 60, दोनों तरफ साइन कैंसिल, बचेगा हमारे पास 48.6 = 60 प्लस डेल्टा m/2,
अब साइन कैंसिल होने के बाद अब यहाँ पर आ जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 4 का 12, 2 8 16, 1 17 और 2 चौको 8 1 9 इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा। सही आया। 2 4 का 12, 2 हाथ लगाए 1, 2 8 16, 1 17, 2 चौको 8 1 9। तो डेल्टा एम का मान कितना हो जाएगा? डेल्टा एम का मान कितना हो जाएगा? इसमें हम जो 97.2 में हम 60 घटा दो, कितना बचेगा? यहाँ पर घटा कर लिख सकते हैं। तो डेल्टा एम का जो मान हो जाएगा घटाने के बाद वो बचेगा 2, यहाँ बच जाएगा तो 2 बचा, यहाँ 7 और यहाँ 37.3 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? इस प्रकार से इसको सॉल्व करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। उसके बाद आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। इसके ढेर सारे न्यूमेरिकल इस टाइप से दे रखे हैं, उसको लगाने का अभ्यास करेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।